जो वेट ट्रेनिंग करते हैं क्या उनको स्ट्रेचिंग करना कंपलसरी है? मैम जिम जाने का तरीका है, पहले जाओ वार्म अप करो। तो सबसे पहले मुझे ये जानना है, सर्वाइकल हो गया, साइटिका हो गया, माइग्रेन, ये क्योर किए जा सकते हैं? बिल्कुल क्योर किए जा सकते हैं, आपको 90% तक सही हो। जैसे आप जॉइंट्स की मोबिलिटीज के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए? जॉइंट मोबिलिटी के लिए आपको लाइट जेंटल एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे आप फ्लेक्सिबल रहें। यदि B12 की लेवल आपकी कम है तो आपके बॉडी में लेथार्जिक होगी, थकान लगेगा। साइटिका बहुत जल्दी से हो जाती है, तो उसका होने का कारण क्या है? कारण 3-4 है। जो जने योगा करते हैं प्रॉपर, वो एज उनकी 60 हो 70 हो, वो देखो फिट है। माइग्रेन की होम रेमेडीज भी होती होंगी, लोग करना शुरू कर दो, कुछ आप शेयर करें। माइग्रेन में मैम बेसिक वो पहला काम स्ट्रेस कम करे। तो अगर आप डेड लिफ्ट करते हो या कोई आप नीचे झुकने का जो भी कार्य करते हो तो आपको पेन होगा ही होगा, तो ये मिथ है या सच में ऐसा होता है? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो आज के एपिसोड में हम टॉपिक कवर करने वाले हैं जो हर घर की एक प्रॉब्लम बनी हुई है। सबसे पहले आता है साइटिका। साइटिका क्या होती है और इसका होने का मेन रीजन क्या होता है? सर्वाइकल क्या होता है? माइग्रेन किसकी वजह से होता है? बहुत सारे मिथ हैं इसको लेके। क्या हम इसे आयुर्वेदिक दवाई से ठीक कर सकते हैं? क्या ये एक्सरसाइज से ठीक किया जा सकता है? क्या हमारे गलत पोर्शन या हम गलत तरीके से लेटते हैं उससे हमें सर्वाइकल होता है? बहुत सारे मिथ हैं इन सारी चीज़ों को लेके, क्योंकि ये जो हेल्थ इश्यूज़ है वो हर एक घर की प्रॉब्लम बन चुकी है। इन्हीं सब्जेक्ट पे आज चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ ना मैनुअल फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अनिल कुमार जी हैं। तो हम चर्चा करते हैं और पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बढ़िया। तो सर, मैं हमारी जो ऑडियंस है, अभी मैंने छोटा सा एक इंट्रो दिया है, मैं चाहूँगी एक छोटा सा अपना एक इंट्रो आप हमारी ऑडियंस के लिए दे दीजिए। मैं डॉक्टर अनिल कुमार, मैनुअल फिजियोथेरेपिस्ट, कायरोप्रैक्टर एंड ऑस्टियोपैथ। मेरी एक्सपीरियंस अभी तक की 18 ईयर है, जो कि मैनुअली मैं करता हूँ। ये जो सर्वाइकल टर्म है, ये सर्वाइकल जो एनाटॉमिकल बोन जो नाम कहते हैं वो सर्वाइकल है। ओके। लेकिन सर्वाइकल जो आप ऐसे देखें तो नेक बोलते हैं। सर्वाइकल में एक रीजन नहीं कि आपको सर्वाइकल पेन हो, कंप्लीट जो एनाटॉमिकल व्यू देखी जाए सर्वाइकल स्पेनोलाइटिस बोलते हैं। ये कहने के लिए बोलते हैं कि हाँ ये बड़े एज में होता है, ऐसा कुछ नहीं है। सर्वाइकल होने एक पेन यानी सर्वाइकल होने के लिए आपकी गर्दन की मांसपेशियां टाइट हो सकती है, मांसपेशियों में सूजन हो सकती है। मतलब उसका जो मेन रीजन होता है सर्वाइकल होने का, वो किस तरीके से होता है? मतलब उसका क्या? ये तरीका, एक तो आपकी पोस्चर खराब है, या तो आपकी मांसपेशियों की जितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए जी। वो नहीं है, न्यूट्रिशन की कमी है, ये सब रीजन है। लेकिन सर्वाइकल जो बोलते हैं जी। केवल पेन हुआ तो केवल सर्वाइकल के कारण नहीं हुआ कि बोन में चेंज आ गई। सर्वाइकल टर्म बहुत बड़ी चीज है कि सर्वाइकल स्पेनोलाइटिस बोलते हैं एनाटॉमी के व्यू से देखा जाए। जी। नहीं तो नेक बोलते हैं। नेक पेन में एक फेनोमिनन नहीं है, जैसे बोन में चेंज हो सकती है, मांसपेशियों में चेंज हो सकती है, आपके नस में चेंज हो सकती है। मांसपेशियां जैसे टाइट होगी तो नसें अपने आप कंप्रेस हो जाएगी जी। इसके कारण आपको नेक पेन है। जिस समय नेक पेन होती है तो उस समय आपको सपोर्ट काम आएगी, जैसे कॉलर यूज करते हैं जी। इनिशियल 2 से 3 दिन। उसके बाद आपको इंतजार करनी चाहिए कि क्या करना है, कि मांसपेशियां टाइट है तो क्यों है, मेन रीजन पता होना चाहिए कि ये हाँ, होने कि का हमें सोचना चाहिए क्यों है जी। इग्नोर करते हैं तो इसी से कन्वर्ट होते होते माइग्रेन की तरफ चले जाते हैं। ओके। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे आप कह रहे हैं कि कोई ना कोई कारण होता है, तो आजकल आपने देखा वो फोन बहुत यूज करते हैं। फोन यूज करते टाइम हमेशा हम नीचे की तरफ देखते हैं, क्या यही मेन कारण है कि हमारे? नहीं, और भी कारण है, केवल फोन नहीं है। फोन में क्या होती है, नेक फॉरवर्ड बेंडिंग में चली जाती है, तो उससे पोस्चर आपकी खराब होती है। लेकिन उसके साथ साथ है आपकी मांसपेशियां ऑलरेडी पहले टाइट है या वीक है या ट्रॉमा हुई है, जिसके कारण आप पोस्चर सही नहीं रख पा रहे हो जी। ये सब रीजन है, केवल एक रीजन नहीं है फोन। हाँ, लेकिन प्रोमिनेंट अभी है फोन। फोन के कारण अभी आप छोटे बच्चे से बड़े बच्चे, बड़े लोग में भी होते हैं, सारे जने फोन देखते हैं, सब लोग फोन यूज करते हैं। तो फोन की टाइम में आप ऐसे करके यूज करो कि पोस्चर सही मेंटेन कर रखे, आई कांटेक्ट में हो जी, तो फोन आप यूज कर सकते हो। हाफ एन आवर में आप पोस्चर चेंज करो उसको, ओके, तब बेटर रहेगा। पोस्चर बहुत मायने रखती है कि मसल्स आपकी टाइट कितनी है, ये चीजें हैं।
अगर मान लीजिए जैसे मैंने बहुत सारी रील्स या वीडियोस में देखा है डॉक्टर्स का, अगर आप पिलो यूज करते हैं तकिया, तो उसका भी मेन रीजन सर्वाइकल को जाता है। ये बहुत बड़ी धारणा बनी पड़ी है कि सर्वाइकल किसी को हुई है तकिया हटा दो। जी जी। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप पिलो यूज करो, अपने नेक के बीच की दूरी देख लो, गैप कितनी है, उसके अनुसार आप पिलो यूज करो। सीधा लेटते हैं तो आप पतली सी फोम आप यहाँ लगा सकते हो, नहीं तो नहीं। लेकिन एक ही कॉन्सेप्ट होती है, सीधा पिलो हटाओ, ऐसा नहीं है। आप साइड, जनरली ये लोग वन साइड सोते हैं, लेफ्ट या राइट, तो आप विदाउट पिलो यूज करोगे तो ऐसे सोना पड़ेगा। तो इससे आपकी मसल्स और कॉन्ट्रैक्ट हो, टाइट हो जाएगी। अब बहुत सारे जने को सर्वाइकल पेन होने का रीजन है बेड कैसी है, पोस्चर क्या रख रखे हैं, पिलो यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये रीजन है। तो ऐसे कौन से मेन पोस्चर होते हैं जिससे सर्वाइकल हो जाता है? मैम आगे झुक के आप डेस्कटॉप पे काम कर रहे हो, लैपटॉप पे काम कर रहे हो, या फोन आप ऐसे यूज कर रहे हो, तो नेक के नीचे की पार्ट को बोलते हैं डॉर्सल स्पाइन। वो काइफोटिक चेंज होगी तो नेक फॉरवर्ड बेंड होगी, तो उसके कारण पेन आएगी। ओके। एक पीछे हम्प बन जाता है, हाँ, तो क्या वो साइन होता है कि सर्वाइकल होना शुरू हो चुका है? नहीं नहीं, वो हम्प बन रही है, आपकी नेक फॉरवर्ड बेंड है इसलिए हम्प दिख रही है। आप कुछ बेसिक एक्सरसाइज करेंगे तो हम्प धीरे धीरे करके मैनेज होगी, और एक दिन में नहीं होती, उसके लिए टाइम चाहिए। 2 महीने 3 दिन लगते हैं, लेकिन ठीक हो जाता है। ये जनरली देखी जाती है हम्प जो बनती है, जो हाउस वाइफ हैं उनको ज़्यादा होती है, या हेल्दी हैं हाउस वाइफ है उसको और ज़्यादा होती है। तो जैसे अगर हम सर्वाइकल की बात कर ही रहे हैं, जैसे अगर हमें किसी को सर्वाइकल है, क्या सर्वाइकल के होते होते माइग्रेन भी हो सकता है? मैम अभी कंफ्यूजन ये होती है सबको कि नेक पेन के कारण आपकी हेड पेन आ रही है वन साइड, लेफ्ट या राइट, तो उसे हम माइग्रेन अपने आप सोच लेते हैं। अभी होशियार है पब्लिक सारे, यहाँ तक कि हमारा भी करा लेते हैं, एक्सरे भी करा लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं मैम। पेन हमें कॉमन पेन 3 तरह 4 तरह की है, 4 तरह की। एक तो कॉमन पेन होती है आपके स्ट्रेस के कारण, थकान है या आप प्रॉपर सोई नहीं हो, उसके कारण है तो आप रेस्ट करोगे चला जाएगा, ये स्ट्रेस के कारण। दूसरी होती है सर्वाइकल कारण, जिसको बोलते हैं सर्वाइकोजेनिक हेडेक। वो जनरली आपकी मसल्स टाइट होगी तो वन साइड पेन जाएगी, रेफर्ड पेन कभी कभी यहाँ आ जाएगी, टेम्पोरल एरिया में आएगी, तो उसके कारण पेशेंट को ये लगता है कि मुझे माइग्रेन हो गई। दोनों का आपस में रिलेशन ये है, मसल्स इन्वॉल्व टेम्पोरल लोब की होती है। अच्छा, इन्वॉल्व होगी तब जाके। हाँ, ओके। यदि आप पोस्चर सही कर रखे, मसल्स स्ट्रॉन्ग है, कि दोनों के कुछ सिम्टम ऐसी सेम है, कुछ डिफरेंट है। जैसे आप माइग्रेन देखोगे तो माइग्रेन में किसी को लाइट, शार्प लाइट इरिटेशन होती है, साउंड से इरिटेशन होती है, ये माइग्रेन सिम्टम है। बर्निंग सेंसेशन होते हैं, आंखों के सामने लगेगा कुछ अंधेरा सा लग रहा है या लाइन कुछ दिख रही है। और उसकी एपिसोड होती है, पेन आई तो कभी कभी 3-3 दिन रह जाते हैं, और शूटिंग पेन होती है, वो माइग्रेन की है। सर्वाइकल में क्या है, पोस्चर है खराब, मसल्स पेन हो रही है, अस्वाज हो गई या टाइट है, हल्की सी झटके लग गए, आप इग्नोर कर रहे हो 2 दिन 3 दिन, उसके बाद तो उसका केयर करो। कभी कभी आपकी नेक पेन जब बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो हाथ में भी रेडिएट करते हैं, उसको बोलते हैं न्यूरोलॉजिकल पेन। तो पेशेंट नेक पेन भूल जाते हैं और कंधे लेके घूमते हैं। पेन जब सेंटर से यानी यहाँ से शुरू हुई, जैसे पेरीफेरी में जाएगी, हाथ में गई या सर में गई, तो ऑटोमेटिक ये पेन आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। इसलिए लगता है हमें नेक पेन है ही नहीं, हेडेक है या हाथ में है, तो हाथ में बोलते कंधा में परेशानी है। अच्छा, मतलब है वो सर्वाइकल? है सर्वाइकल का रीजन का पेन, यानी नेक रीजन का पेन। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो बहुत बड़ा काउज है, जिसे फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं आम भाषा में, वो उसका मेन कारण है आपकी सर्वाइकल में है प्रॉब्लम कहीं न कहीं, या तो डिस्क में गैप आ रही है जिसको हेरिडिटरी डिस्क बोलते हैं, या नर्व कंप्रेस हो रही है, या मसल्स आपकी टाइट है, तो हाथ में शोल्डर इन्वॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट आपकी एब्डक्शन नहीं जाएगी, इसके बाद हमें फंक्शनल रेंज देखना होता है। तो फंक्शनल रेंज आप यहाँ तक काम करते हो रूटीन में, ये किए, पीछे किए, ये किए,
ओवर स्ट्रेच जब करना है तो कपड़े डालना है हैंगर में, तभी हो सकती है। जी। वो हमें बाद में ध्यान रखना होता है। तो प्राइमरी रीजन होती है सर्वाइकल कारण कंधे में दर्द। या तो आप पिलो यूज नहीं कर रहे हो, ऐसे करके सो गए, सुबह जागे तो सीवियर पेन होती है। ऐसा तो उस समय कंफ्यूज होते हैं पेशेंट, हमें शोल्डर पेन है कि नेक पेन है। और लोगों का जनरली कहना होता है कि आज यहाँ पे मतलब बल पड़ गई। बल नहीं पड़ी मैम, आपने बिना पिलो का यूज किया, मसाज आपकी ऑलरेडी थोड़ी बहुत टाइट थी, आप ऐसे करके सो गए तो मसाज की लेनदेन नहीं हुई और सिकुड़ गई, तो पिंच हो रही है वो, तो नमनेस रहेगी। उस समय बहुत सारे जने गलती करते हैं, स्ट्रेच करके देखते हैं। स्ट्रेच नहीं करनी चाहिए, आपको 48 आवर से 72 आवर तक आप उसको रेस्ट दो। रेस्ट करने का तरीका है या तो कॉलर यूज करो, ठीक है, टेप आती है टेप यूज करो, प्रॉपर पिलो यूज करो। उसके बाद सिकाई की बात आती है, तो उस समय आप ठंडे सिकाई, बर्फ की सूजन है तो बर्फ की सिकाई लो, गर्म नहीं लो। नहीं पुराने जमाने से चले आ रहे गर्म सिकाई ले लो, ऐसा नहीं। आप कंडीशन देखो, सूजन है, स्पाज्म है तो ठंडी सिकाई काम आएगी। ठीक है, कोई ऑइंटमेंट परी है तो ध्यान से ऑइंटमेंट लगाओ। बहुतों के स्किन की एलर्जी होती है, बर्न हो जाते हैं। मेरे पास ऐसे केस आते हैं, घर पे रेस्ट कर रहे हैं, हॉट पैक ट्यूब बर्न करा कर देता है, बहुत ज्यादा करता है। तो वैसा नहीं करना चाहिए, उसकी भी एक लिमिटेशन। आइस पैक से भी बर्न होती है, आपका हार्ड ले लो वो लगा दो। सरफेस एरिया प्रॉपर कांटेक्ट नहीं है, किसी जगह ज्यादा लग रही किसी जगह कम लग रही तो बर्न हो जाएंगे, बर्न हो जाता है। हाँ, तो इतना शायद ये लोगों को पता भी नहीं है कि इस तरीके की भी घटना हो जाती है। हाँ, ये अवेयरनेस की कमी मैम, अवेयरनेस होनी चाहिए। बिल्कुल, हमें गर्दन में दर्द है तो गर्दन में क्यों है ये सोचना चाहिए, उसको टाइम दो रिजॉल्व होने के लिए, 2 से 3 दिन, उसके बाद आप सोचो। जैसे अभी आपने बताया कॉलर, लोग जब गर्दन में दर्द होता है तो महीनों महीनों कॉलर पहने रहते हैं, तो वो सही है उसे पहनना? नहीं मैम, कॉलर की अपनी एक लिमिट है। आपको बहुत सीवियर है 2 से 3 हफ्ते आप ले सकते हो, 15 दिन के बाद मसल्स की पावर घटने लगती है। यदि आप 3 हफ्ते से ज्यादा यूज कर रहे हो तो आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हो, वो कोई पार्ट हो, नेक हो, बैक हो। तो बहुत सारे बड़े एज के छोटे एज वाले भी कमर में बेल्ट लगा के घूमते रहते हैं। पेन किलर, स्ट्रॉन्ग पेन किलर खा लेंगे तो आप काम सारे कर सकते हो, दिन भर का फीलिंग नहीं होगा, लेकिन मसल जो टीयर है वो हील नहीं होगी। अच्छा, वो हील नहीं हो सकती, कभी भी नहीं होगी जब तक आप पेन किलर स्ट्रॉन्ग ले रहे हो। आज सिंपल लो, 200 मिलीग्राम के पेन किलर सिंपल ले, 4 दिन बाद वो 200 वाली काम नहीं आएगी, आपको बढ़ाने पड़ेंगे डोज। यदि ओडी ले रहे हैं तो बीडी लो। आजकल के लोग ना बहुत शॉर्टकट ढूंढते हैं ना, कि शॉर्टकट में मैम इंस्टेंट पेन जाने के लिए आप कुछ भी तरीके अपनाओ तो केमिस्ट शॉप खुली है जी, आप मेडिसिन इंडिया में फ्री है। केमिस्ट साहब को बोलो मुझे पेन किलर चाहिए, मुझे दर्द हो रही है, स्ट्रॉन्ग पेन किलर, उसके पास 4 ही गोली है, कॉमन गोली है, वही जानते हैं 4 गोली कौन से है। वो हेड पेन हो, बैक पेन हो, नी पेन हो, सर्दी जुकाम, सबको वही 4 देने जी। कॉम्बीफ्लेम में सबके नहीं जो भी हो, एक स्टेरॉइड होगी, पेन किलर होगा, एंटी एलर्जी होगी, लेकिन 4 ही पेन किलर, उसके पास 4 मेडिसिन है। हम गए वही मिलेगा, आप गए, प्रॉब्लम चारों का अलग अलग है लेकिन सेम मिलेगा। बिल्कुल। अगर जैसे आपने बताया मसल जब टीयर हो जाती है तो उसका सही तरीका क्या है उसे हील करने का? पहला तरीका टीयर हो गई, खींच गई, आपको लग रहा है खींच गई तो उसको रेस्ट दो। रेस्ट सबसे पहले करना, पहला रेस्ट, ठीक है। दूसरा 2 से 3, दूसरा आप कोल्ड पैक दो। रेस्ट कितने दिन करना है? कितने? 2 से 3, मतलब 2 से 3 दिन, 2 से 3 दिन करना है। हाँ। ठीक है। उसके बाद जैसे आपको ऑफिस जाना है, नेक पेन है, कॉलर लगा लो, टेप लगा लो, नेक की मूवमेंट रोक के रखो, ओके, तो अपने आप रिजॉल्व हो जाएगी। जैसे हमने 2 दिन रेस्ट किया, कॉलर लगा लिया, फिर उसके बाद हम क्या करें? मैम 50-60% अपने आप चला जाएगा पेन, ओके, नीडी नहीं पड़ेगी किसी की। आधी पेन नहीं जा रही, 1 वीक तक आप इंतजार करो, 1 वीक नहीं जा रही है, फिर आप अच्छी फिजियो से मिलो। फिजियो का मतलब ये नहीं कहीं गए, सिकाई लगा लिए, अल्ट्रासाउंड लगा लिए, हो गया ट्रीटमेंट, नहीं। उसका भी एक काम है, वो प्रॉपर डायग्नोज करे कौन सी मांसपेशी हमारी खींच रही है, उसको ट्रीट करे वो। नहीं तो सर्वाइकल लेके घूमते रह जाएंगे। सर्वाइकल बहुत बड़ी चीज है, नहीं तो सिंपल है, नेक बोन का नाम के अनुसार सर्वाइकल रख दिया। इसमें बोन है, मसल्स है, नर्व है, इसी से जाती है आर्टरी भी ऊपर ब्रेन को, वो कंप्रेस होती है। हाँ। इसके कारण चक्कर भी आते हैं, ब्लैकआउट्स होते हैं, कहीं पे भी गिर जाते हैं लोगों को जनरली।
ये बहुत बड़ी रीजन है। जैसे सर्वाइकल ना मोस्ट ऑफ मैंने देखा लेडीज को सबसे ज्यादा सुना है। लेडी को होने का रीजन है मैम, उसको घर भी संभालना है, ऑफिस भी संभालना है, मोबाइल भी देखना है, धारावाहिक छूट नहीं सकती है, तो नहीं कैसे रहेगी। आप प्रॉपर न्यूट्रिशन लो, उसको एक्सरसाइज प्रॉपर कराओ। बेसिक एक्सरसाइज करते हैं, उससे लगता है कि हाँ हो गया मुझे। योगा प्रॉपर नहीं करते हैं, प्रॉपर योगा कराओ, थोड़ा से पैसे लग जाएंगे, क्या हो जाएगा। जैसे अगर मान लेते हैं कोई ऐसी, डॉक्टर साहब कोई आप एक्सरसाइज बताएं ऑडियंस को कि अगर सर्वाइकल है तो कुछ एक्सरसाइज रिजॉल्व हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। तो कौन कौन सी बात? इनिशियल आप एक्सरसाइज 2 से 3 दिन तो करो नहीं कोई, ठीक है, रेस्ट करो, मतलब 2 दिन रेस्ट करने के बाद एक्सरसाइज शुरू, उसके बाद आप एक्सरसाइज कर सकते हो। पहला टर्म आती है आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक मीनिंग ये हुआ, आप नेक को कांस्टेंट रखो, हाथ से आप उसको पुश करने की कोशिश करो मिनिमम फोर्स से। जैसे आपकी लेफ्ट साइड पेन है या बैक साइड, जी जनरली पेन वन साइड आती है, वो लेफ्ट हो राइट हो, जी ठीक है। जैसे लेफ्ट साइड आप तो लेफ्ट साइड को रेस्ट दो, राइट साइड से आप ये करो। ओके, ये पोजीशन ऐसे नहीं होना चाहिए, बहुत सारे गलतियां करते हैं, ऐसे कर रहे हैं। आप आराम से स्ट्रेट करके 90 डिग्री पे रखो, फिर दोनों हाथ होल्ड करो, आराम से इसको रिलैक्स होके, मैक्सिमम फोर्स नहीं लगानी है, यानी 40% फोर्स लगाओ, इसको होल्ड करके रखो। इनिशियल ये है तरीका, कभी वन साइड है, बेसिक है कुछ नहीं तो आप चारों साइड से कर लो, इधर से कर लो, इधर से कर लो, ये है तरीका। फिर आप शोल्डर की लाइट मूवमेंट कर दो, ऊपर उठाए, थोड़ा सा घुमाए, पीछे लाए, ये सब करनी चाहिए, ठीक है। एक बार सर्वाइकल होने के बाद ऐसा नहीं कि दोबारा नहीं होती, यानी नेक पेन होने के बाद दोबारा नहीं होगी। या तो आप पोस्चर सही से नहीं रख रहे हो, न्यूट्रिशन सही से नहीं ले रहे हो, आधे घंटे बाद हमें पोस्चर चेंज करना चाहिए। यदि आप चेंज नहीं कर रहे हो वो सब तो पेन दोबारा आ सकती है। बिल्कुल, ये है रीजन। तो जैसे डॉक्टर साहब अगर मान लीजिए किसी को एक बार सर्वाइकल हो गया, तो उसको जैसे भी आपने बताया दोबारा भी हो सकता है, खूब मजे से जी। और ऐसा भी है कि सर्वाइकल बिल्कुल खत्म किया जा सकता है, वो दोबारा हो ही ना, ऐसा भी कुछ है? 90 to 95% सर्वाइकल आपकी 40 प्लस के बाद होंगी, फीमेल में 35-40 के बाद आती है। बोन में जो चेंज आती है वो हुआ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। और एज के साथ यदि आप मसल से स्ट्रॉन्ग कर रहे हो तो नहीं आनी, कभी नहीं आनी। ऐसा नहीं कि हाँ कि सर्वाइकल होगी तो जाएगी नहीं, सिम्टम तो दूर होती है। बिल्कुल, यदि प्रॉब्लम नहीं हो रही है, सर बोन में चेंज आ गई, क्या दिक्कत है? तो जो जने योगा करते हैं प्रॉपर, वो एज उनकी 60 हो 70 हो, वो देखो फिट है। बिल्कुल, उसको कहाँ है नेक पेन? सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की बात कर रहा हूँ। नेक रीजन में पेन होगी तो और भी रीजन हो सकते हैं। आपकी मांसपेशियां टाइट है, नर्व कंप्रेस हो रही है, जी ठीक है, पोस्चर आप सही से नहीं रख रहे हो, तो ये सब आप सुधार लेंगे तो पेन नहीं आएगा। बिल्कुल, अभी मैक्सिमम स्कूल गोइंग गर्ल्स बॉयज को होते हैं कि आफ्टर कोविड होमवर्क ज़्यादा है, मोबाइल माँ बाप से दिलाया गया, ऑनलाइन क्लास है, ऑनलाइन क्लास है, तो पोस्चर हम पर ऐसे बनी पड़ी है, कार्पोटिक चेंज हो गई। स्कूल बैग छोड़ो कितनी भारी हो मुझे नहीं पता, हम चेंज है, आए दिन पेन बोलती है, हेडेक हो रही है जी। आजकल छोटे बच्चों को ज़्यादा, छोटे बच्चों को ज़्यादा है सर्वाइकल। उसे सर्वाइकल कहाँ से होगा? उसकी न्यूट्रिशन की कमी होगी, पोस्चर सही नहीं है, मांसपेशियां जो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए नहीं है, गेम इंडोर हो गई, आउटडोर गेम कहाँ है? कुछ भी नहीं बच्चा आउटडोर जाना भी पसंद नहीं करते। नहीं जाना पसंद करते हैं, माँ बाप की जिम्मेवारी, ले जाए उसको तब जाएंगे, ऐसे नहीं। बिल्कुल, ये चीज़ है। तो जैसे अब हम माइग्रेन को लेके थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आपने एक्सरसाइज हमें सर्वाइकल की बताई, क्या माइग्रेन से रिलेटेड भी कुछ एक्सरसाइजेस होती है? मैम माइग्रेन के रिलेटेड, माइग्रेन में जो कॉमन सिम्टम होती है, जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस आप बोलेंगे जी कि पहला तो सर्वाइकल कारण आपकी नेक रीजन में पेन है, उससे कोरिलेट होती है। तो सिम्टम इसमें देखते हैं कि माइग्रेन जनरली पढ़े लिखे फीमेल को ज़्यादा होती है। अच्छा, उसका रीजन है वो गूगल से इधर से उधर से देखती है कि हाँ माइग्रेन तो नहीं है। माइग्रेन के एक्चुअल वो ये न्यूरोलॉजिकल है, आपकी नर्व की है, ऑक्सीपिटल एरिया में ये चेंज आएगी जी। तो कोई जरूरी नहीं कि आपकी हमारे फंडिंग में आएगी भी, नहीं भी आएगी, आदि माइनर है तो नहीं आएगी।
यदि सर्वाइकल पेन से नेक रीजन में मसल्स इन्वॉल्व के कारण पेन आ रही है फिर तो माइग्रेन है ही नहीं ना। और सर्वाइकोजेनिक हेडेक के कारण आपकी माइग्रेन में भी लगती है सेम माइग्रेन है कि आई तक पेन आती है, आईब्रो पे आएगी, फोरहेड पे आएगी। और प्रिवेंशन उसकी माइग्रेन की, आप पोस्चर सही रखो, डाइट सही रखो, वाटर रिटेंशन अच्छी चाहिए कि अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर पानी होनी चाहिए जी। उससे क्या होगी, बॉडी आपकी हाइड्रेटेड रहेगी। जॉइंट स्पेस जो है वो थोड़ी सी मोबिलिटी इजी होगी तो ऑटोमेटिक आपकी स्ट्रेस कम हो जाएगी जी। पहला रीजन स्ट्रेस होती है, माइग्रेन का सबसे पहला रीजन स्ट्रेस होती है जी। दूसरा हार्मोनल होती है, तीसरा जाके जेनेटिकल बोलते हैं। हाँ मम्मी पापा को था तो मे भी हो सकती है। ओके, और हो सकती है। बहुत सारे जने ऐसे हैं अभी पब्लिक हैं कि अपने मन से हमारे स्कैन एक्सरे करा भी लेते हैं जी। कि हाँ हो रही है तो करा के देख लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप पहले वॉच करो 4 दिन 5 दिन, उसके बाद लगता है नहीं है तो कंसल्ट कर लो, क्या दिक्कत है। अब तो सारे फैसिलिटी है, बिल्कुल हर चीज़ की। हाँ तो वो बोलते हैं हमारे कराओ तो हमारे, नहीं तो हमारे के एक्चुअल है रियल कि आपको इन्फेक्शन तो नहीं हो रही है या सीवियर ट्रोमा है कि कोई गिर गया तो उसके लिए CT स्कैन MRI जरूरी है, वो कराना चाहिए। आप सो के जागे वो हेडेक हो रही है आप चले गए MRI कराने, ये लॉजिक नहीं है। एक जैसे माइग्रेन में डॉक्टर साहब लोगों का कहना होता है कि आपकी एक साइड में ज्यादा दर्द होता है, मतलब अगर राइट साइड है तो राइट साइड। मैम देखिए तो सर्वाइकोजेनिक हेडेक में भी होती है सर्वाइकल कारण वन साइड पेन, हाँ क्योंकि लोग उसे माइग्रेन कह देते हैं। अच्छा, ये तो 90% केस नेक पेन के कारण माइग्रेन को बना लेते हैं कि हाँ हमें माइग्रेन है। मेरे पास आए दिन पेशेंट आते हैं, उसकी फेवरेट टेबलेट होती है नेक्सडोम। हाँ नेक्सडोम ही खाते हैं और एक बार नेक्सडोम खाने के बाद आपको सप्ताह दिन 4 दिन निकल जाएंगे, लेकिन कंटिन्यूस वो नेक्सडोम खा रहे हैं तो वो नहीं चलेगा। वही चीज पेशेंट को बोलता हूँ जिस दिन आपको हेडेक हो उस दिन मेरे पास आओ, कुछ नहीं करना होता है, मुझे इस एरिया टेम्पोररी एरिया को ऑक्सीपिट को रिलीज करना होता है, पेन चली जाती है। ओके, तब जाकर उसे लगता है हाँ वाकई में ये नेक पेन था, माइग्रेन नहीं था। तो लोगों के बहुत सारे मिथ हैं कि जो हेडेक हो रहा है वो जरूरी नहीं माइग्रेन है। कोई जरूरी नहीं मैम, हेडेक का मतलब ये नहीं होता कि माइग्रेन है। पहला हेडेक आपको स्ट्रेस से हुई, एंजाइटी से हुई कि काम बहुत ज्यादा है, काम हो नहीं रहा है, स्ट्रेस ले ली तो पेन होगा। आप रिलैक्स हो जाओ, पानी पियो, आराम से रेस्ट करो, कम हो जाएगा। दूसरा है नेक पेन है, आपने केयर नहीं किया, उल्टा सीधा और स्ट्रेच कर रहे हैं तो हो जाएगा, तो एक साइड आपकी शिफ्ट कर जाएगी पेन, तो वो पेन रेफर करके ऊपर जाएगी, यहाँ कान तक भी आती है, ऊपर यहाँ फोरहेड पे आती है, फिर नीचे शिफ्ट करती है। तो पेशेंट को लगता है ये माइग्रेन ही हो गया, वन साइड पेन हो रहा है, आंखों पे आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं। वो न्यूरोलॉजिकल है, उसकी एपिसोड होती है, कभी कभी 3-3 दिन रहते हैं। हाँ, वो शूटिंग पेन होती है बिल्कुल शार्प, आपको साउंड से इरिटेशन है, लाइट से इरिटेशन है, या कोई ऐसी चीजें खाने से आपकी बढ़ती है हेडेक, वो छोड़ने पड़ेंगे। ओके, ये चीजें। तो अनिल सर, जैसे अब बहुत सारे लोगों का आपने देखा होगा CIT बहुत जल्दी से हो जाती है, तो उसका होने का कारण क्या है? पहले तो मैं बताऊंगा CIT होती क्या है जी। CIT एक हमारी सिम्टम है, वो नर्व के नाम पे है, एक पीछे में कमर से जाती है वहां पैर तक, उसे सियाटिक नर्व बोलते हैं जी। उसको बोले CIT हमारी सिम्टम है। इसके कारण 3-4 है। पहला तो आप वेट उठा रही हो आगे झुक के, जितना स्पीड से आप जा रही हो कोई बात नहीं, आप आने में स्लो आओ, आते हैं उसी स्पीड से। ये आपकी रीढ़ की हड्डियां हैं जी, सिंपल से जी। ये डमी है, ये हमारी नर्व है, इसकी बाउंड्री में मसल्स होती है। ये है पीछे की पार्ट, ये है पेट के आगे की पार्ट जी। ये नर्व 5-6 मील के एक साथ जोड़ते हैं जो सियाटिक नर्व बनाते हुए। अब आप ये देखो, ये हमारी रीढ़ की हड्डियां हैं। अच्छा, ठीक है, ये रीढ़ की हड्डियां, ये आप सर्वाइकल जिसे बोल रही थी 7 बोन ले लो, इसके बाद 12 बोन डॉर्सल स्पाइन आती है जिसको थोरेसिक बोलते हैं, उसके बाद ये लंबर बोन है।
ये कॉमन L4 L5 में ही बोलेंगे, हमारे में हमें L4 L5 में चेंज है कि स्लिप डिस्क हो गई, उसके कारण सियाटिका हो गई। ये जो आपकी स्लिप डिस्क हो रही है L4 L5 हाइपर मोबाइल होती है, फंक्शन मोबिलिटी L4 L5 देती है, L5 S1 कम देती है इसके कंपेयर में, इसलिए 80% चांस होती है L4 L5 में। उसी तरह आपकी सर्वाइकल रीजन में C6 C7 में कम होती, C5 C6 में ज्यादा होती है। ये नसें आप पीली पीली देख रहे हो, ये सारे हर एक जगह से निकली। ये L3 से लेके आप S2 तक लो, ये सारे निकल के यहाँ से पीछे से यहाँ से गई ग्रेटर नोज से, ये आपकी पीछे जाएगी। सारे मांसपेशियों को, नस हमारी हर एक मांसपेशियों को स्टिमुलेट करने के लिए यानी चलाने के लिए काम करता है, दैट इज फादर। मसल्स हमारी लेबर है जी। मसल्स को चलाने के लिए नर्व चाहिए, नर्व को चलाने के लिए ब्रेन चाहिए, ब्रेन कोऑर्डिनेट करती है, नर्व उसको बताती है। तो ये नसें गई तो सियाटिका हमारी सिम्टम है। अब आप कारण पूछ रही, कारण हमें 3-4 है जी। आपकी रीढ़ की हड्डियां ये है सिंपल, आप देखो ये कुशन है जिसे बोलता है स्लिप डिस्क, ये हेरिनेटेड है जी। स्लिप डिस्क जो टर्म समझती से यानी एक की रीढ़ की हड्डियां दूसरी रीढ़ की हड्डियां खिसक जाए, फिसल जाए, उसको बोलते हैं मेडिकल टर्म में लिस्थेसिस, खिसकना लिस्थेसिस। ये खिसक गई जी। दूसरी सबसे बड़ी जो रीजन होती है, पहला 80% आपकी मसल्स इन्वॉल्व हुई, टीयर जिसे आप बोल रहे तो मसल्स खींच गई जी जी। वो आगे झुकने के कारण, अब उसको आपने केयर नहीं किया, स्ट्रॉन्ग पेन किलर खा के चले गए घूमने, कोई जो काम था निपटाने। सेकेंड बारी आती नर्व की, मसल्स टाइट हो गई और ये पिंच करी, सीवियर है तो ये खिसक गई। या ये जेली आपकी सेंटर में एक ऐसी पार्ट होती है जिसको पकड़ कर रखता है इसको, वो हिल गई, मेडिकल टर्म न्यूक्लियस पल्पोसस बोलते हैं, तो वो टर्म यूज करने को फायदा नहीं है, आम पब्लिक नहीं समझ पाएंगे। तो ये आपकी इधर से उधर निकल रही है, तो ये जेली निकलती है। जेली सिंपल मानो इसमें 200 ml है लिक्विड, जेली यदि निकल गई 5 ml 10 ml तो इसमें वो रिटर्न नहीं आना, ये बाउंड्री पे आ गया तो ये यहीं रह गए। ये अंदर वाला पार्ट अंदर, जब सीवियर पेन होती है, आप रेस्ट करने से नहीं जा रहा है पेन, मेडिसिन से नहीं जा रहा है पेन, तो सर्जन का रोल है यहाँ से जो पार्ट रोक रही है ना नस को, इसको काट के हटा देना, और कुछ नहीं करता है कि अंदर से आपको निकाल दिया। अच्छा, जो बेसिक होती है, जो नई टेक्निक से भी करते हैं अभी, तो ये निकाल दिया, पेन आपकी सबसे आया, और आप प्रॉपर नहीं रहेंगे, एक्टिविटी नहीं करेंगे, तो इस बार आया L4 L5, अगले साल आ जाएगी L5 S1। ऐसा नहीं कि सर्जरी सॉल्यूशन है, 99% आपको ऐसे हो जाएगी, 1% ऐसे हैं जिसे सर्जरी की जरूरत है। सर्जरी उनको कराने पड़ते हैं कि एक टर्म आती है कैनाल स्टेनोसिस, इसी के अंदर सियाटिका भी आती है, कैनाल स्टेनोसिस बोलते हैं। ये जो पाइप जा रही है आपकी, ये पाइप की होल यदि मानो सिंपल 10 mm है, ठीक है, ये सिकुड़ के हो गई 8 mm 7 mm जी जी। ये प्राइमरी भी होती है, सेकेंडरी भी होती है। सेकेंडरी है तो ये आपको प्रॉपर रिहेब कराने से सही भी हो जाते हैं, लेकिन प्राइमरी है तो बिना सर्जरी के नहीं होती, उस केस में आ गई सर्जरी। दूसरी सीवियर एक्सीडेंट हो गया, रप्चर हो गई। तीसरी इन्फेक्शन हुआ, ट्यूबरकुलोसिस, उस समय जब तक पता होती तब तक ये कोलैप्स हो चुका है, तब सर्जन के पास जाने की जरूरत है। ऐसे सर्जन की कोई पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप प्रॉपर इसकी देख रेख करो। यानी मांसपेशियों का रोल 80% है, इसकी उतनी रोल नहीं, बाउंड्री है मसल्स है। रीजन प्राइमरी रीजन में बताया मसल्स होती है, मसल्स आप स्ट्रॉन्ग करो तब जाके ये कम से कम इंजरी होगी। जब मसल्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी तो मसल्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ जो जने योगा कर रहे हैं जैसे कर रहे हैं, ये नहीं कर रहा हूँ गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, नॉर्मल फेनोमिना जो नॉर्मल जनरेशन से उससे वो एक्टिव है, स्ट्रॉन्ग है, ये सच है। तो योगा बहुत मस्त है, योगा या जिम नहीं, आप योगा मैक्सिमम जने तो योगा जो स्कूल वाले आप एक्सरसाइज समझते हो,
वो समझो, या कोई अच्छी फिजियोथेरेपिस्ट आपको सिखा दी एक्सरसाइज, वो समझो। ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे जो है सब देख लो, ऐसा नहीं कि पेन बढ़ रही है तो उसको होल्ड करो, अपने नियर अबाउट जो भी अच्छे थेरेपिस्ट है उससे आप कंसल्ट करो। उससे समझ नहीं आती फिर आर्थोपेडिशियन है, न्यूरोलॉजिस्ट है, उनसे दिखाओ। बिल्कुल। तो ये अवेयरनेस की कमी है। फिजियोथेरेपिस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि गए डायरेक्ट, हाँ जी हमें कमर दर्द है, हमें मशीनें एक टेंस लगा दो, अल्ट्रासाउंड लगा दो, ट्रैक्शन लगा दो। तो भैया पढ़ाई तो फिजियोथेरेपिस्ट क्या आप भी किए हो क्या? नहीं ना। तो उनको दोनों टाइम चेक कर, फिर उनसे, हाँ आपको नॉलेज है, आप भी उसको देखो क्या कर रहा है, डायग्नोज किया, वो अपने नॉलेज के अनुसार डायग्नोज करेगा। गलतियां किसी से भी हो सकती है, उसको डायग्नोज करने दो। डायग्नोज में क्या लाया है फिर आप उससे डिस्कस करो। समझ नहीं आती उनसे नहीं करो। बिल्कुल। ये है तरीका। सियाटिका जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम है आपकी, ये रिवर्सेबल है 99%, 95 to 99%। उसके लिए आपको पोस्चर रखनी है ध्यान, जॉइंट मोबिलिटी अच्छी होनी चाहिए कि जॉइंट मोबाइल होगी। यदि आपकी बैक स्टीफ है, किसी कारण बस आपको दौड़ना है, गाड़ी पकड़नी है, घर जाना लेट हो रहा है, आप ब्रिस्क वॉक करके जाओगे तो क्रैम्प पड़ेगी, इसलिए जॉइंट फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। बिल्कुल। न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है कि न्यूट्रिशन होनी चाहिए। न्यूट्रिशन इन सेंस विटामिन डी होनी चाहिए, मैग्नीशियम होना चाहिए, कैल्शियम होना चाहिए, B12 होना चाहिए, जो आप नेचुरल सोर्स से भी ले सकते हो। जैसे अभी आपने B12 का नाम लिया, अगर B12 की कमी होने से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स क्या होती है? आपको B12, D3, ठीक है, मैग्नीशियम, तीनों का डिफरेंस बताता हूँ, तीनों काम बताता हूँ। यदि B12 की लेवल आपकी कम है तो आपके बॉडी में लेथार्जिक होगी, थकान लगेगा कि थोड़ा देर काम करी थक गई, यानी B12 भी आपकी कम है। B12 सीधा डायरेक्ट पड़ता है मसल्स पे, यानी नर्व को चलाने के लिए। जी। आप बारी आई D3 की। D3 की सबसे बड़ी सिम्टम है, आप सुबह या दोपहर में कभी भी आप सो जाओ तो जागने का मन नहीं करेगा। D3 का काम है कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराना। बहुत ज्यादा नहीं लो, आप लेवल चेक करा के लो। ज्यादा लेंगे हाइपर से भी दिक्कत है, हाइपो से भी दिक्कत है, कमी है तो दिक्कत है, बहुत ज्यादा है डिटॉक्स करेगी, डिटॉक्सिफिकेशन होगी। एक न्यूज में आई हुई थी, यहाँ का था महाराष्ट्र, एक बच्चा को ओवरडोज हो गया D3, एक्सपायर कर गया। अति सब है। हाँ मैम, सिंपल एग्जांपल, 4 रोटी खाने की आपकी कैपेसिटी है, 8 कैसे खा सकते हो? 4 के 5 कर सकते हो। अब आया मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का डायरेक्ट रोल है, मसल्स क्रैम्प पड़ती है बहुत जने को मैग्नीशियम की कमी के कारण। जी। मैग्नीशियम का रोल है कैल्शियम, आप मैग्नीशियम लो, क्रैम्प कर रही है। और उसके साथ आपको पानी लेने पड़े, पानी ज्यादा से ज्यादा। प्राइमरी आती है वाटर की कमी के कारण क्रैम्प, सेकेंडरी आती है मैग्नीशियम की कमी के कारण। ये न्यूट्रिशन रखना है, जॉइंट फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, जो कि मैं आपको एक्सरसाइज भी सिखाऊंगा। बिल्कुल सर, वो एक्सरसाइज कि सियाटिका के लिए क्या एक्सरसाइज बेसिक करनी चाहिए, सर्वाइकल के लिए क्या करना चाहिए, और माइग्रेन में हमें देखना है कि आपको रियल में, आप तो 3 दिन पेन बता ही रहा हूँ, 2 दिन 3 दिन शूटिंग पेन होती है, तो आपकी सर्वाइकल पेन यदि नहीं है, पोस्चर से ही है, तो 90% आपको माइग्रेन नहीं होगी, 1% की होगी। रिसर्च बोलती है 5 फीमेल में से 1 को होती है, मेल में 10 में से 1 को होता है। वो किताबें चीजें बोल रही हैं, लेकिन ये चीजें आप स्ट्रेस के कारण हेडेक है, आप माइग्रेन उससे को रिलेट कर दे रहे हो। बहुत जनरली लोग उसी से कहते हैं स्ट्रेस है यार, माइग्रेन हो गया। आपने भी सुना होगा। एंजाइटी तो कम करो मैम, एंजाइटी स्ट्रेस कम करो, पेन अपने आप कम होगी। नींद पूरा नहीं ले रही हो, उससे होता है, उससे होता है। एक चीज और मुझे सर जाननी है, जैसे आपने बताया था जिम में लोग ज्यादातर जनरली डेड लिफ्ट करते हैं। हाँ, तो उसमें ना बैक में, जैसे आप बता ही रहे थे कि इनका काम होता है, तो बैक में आ गया क्या भाई, मेरी तो बैक में स्ट्रेन आ गया, या फिर मेरे बैक में पेन शुरू हो गया, तो जो L5 या L2 कौन सा ज्यादा इन्वॉल्व होता है इसमें? मैम जिम वाले बच्चे को एनाटॉमिकल व्यू से कुछ मसल्स का नाम भी उनको पता है।
कि बैक की मसल्स हमारे लेटेसस डॉर्साई खींच गई है, ट्रैप्स खींच गई, बाइसेप्स खींच गई। तो वो लोग कभी कभी क्या होते हैं अपने पीयर ग्रुप में भूल जाते हैं डेड लिफ्टिंग करने वक्त कि हमें बेल्ट लगाना चाहिए। और एक दूसरे के कंपटीशन में मैं उठा रहा हूँ 20 केजी तो बोलेगा मैं भी उठाऊंगा। वहाँ वो लोग 60 केजी 80 केजी उठाते हैं, 100 केजी भी दे आते हैं। तो वो नहीं करना चाहिए। आप एक दूसरे से कंपेयर नहीं करो, हो सकता है उसका बॉडी फ्लेक्सिबल है तब होती है। और दूसरी रीजन होती है रोज हम उठा रहे हैं 80 केजी, 80 को 90 में कन्वर्ट कर लो, 120 नहीं करो, 120 कर लेते तो ज्यादा दिक्कत होती है। मसल्स एटेंडम खींच जाएगी ना। आदि फोर्स ज्यादा है तो मसल्स इतनी टियर होगी कि नर्व को साथ ले जाएगी। तो इमीडिएट लेग में पेन चला जाएगा, जिसे सियाटिका बोलती हो। इमीडिएट वो रेस्ट कर जाए 3 दिन, उसकी 80% पेन रिजॉल्व हो जाएगी। तो जैसे अगर कोई डेड लिफ्ट कर जाए तो कंपलसरी डेड लिफ्ट करे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कंटिन्यूसली पेन आ जाता है। नहीं, कंटिन्यूस पेन आ रही फिर तो डेड लिफ्टिंग बंद करनी पड़ेंगे। ओके। आप बार बार या तो प्रोटीन लेके कर रहे हो या स्ट्रॉन्ग मेडिसिन लेके कर रहे हो, वो ले लेते ना, तो मसाज जैसे ही आप बाउंड्री को आप छेड़ती हो, मसाज बाउंड्री है वो वीक हो गई तो बाउंड्री के बाद जो इंटरनल लेयर है, यानी फर्स्ट लेयर आप मसाज मानते हो, जो कि उससे पहले की लेयर में स्किन है, स्किन के अंदर डी फेसिया है, तब जाके मसाज है, डायरेक्ट सुपरफिशियल मसाज नहीं। उसके बाद आपकी बोन है, ये नसें यहाँ है, मसाज के 1/3 में ये नर्व जाती है जनरली, जिसकी जहाँ सप्लाई होती है। मसाज जैसे सुगरी, दोनों नर्व्स और मसाज की एक खासियत है। क्या सर जानना चाहेंगे? खासियत ये मसाज आपकी फ्लेक्सिबल है। जैसे आप ऐसे मोड़ो तो ये सिकुड़ गई तो लेंथ आनी कम हुआ। सिंपल लेमन में समझे, लेंथ यदि एक मसाज की आधी मीटर है, मीटर की बात कर रहा हूँ, सेंटीमीटर मिलीमीटर छोड़ो, आधी मीटर है यानी 50 सेंटीमीटर। तो नर्व की लंबाई, नस की लंबाई वो 5 सेंटीमीटर। सिंपल में बता रहा हूँ, 1/3 होती है 5 सेंटीमीटर। आदि मसल सेक्शन माई सिकुड़ी 50 से 40 में आ गई, नर्व 5 से 5 ही रहेगा, वो 4 नहीं हो सकता। अच्छा, वो जितना है उतना ही रहेगा, उतना ही रहेगा, वो फ्लेक्सिबल नहीं है। मसल सिकुड़ी, आधी सिकुड़ी रह गई, अकरन आ गया, सूजन आ गई, तो ये पेन तो हो रहा है। वो नर्व बेचारे क्या गलती, वो तो उसके ऊपर ये प्रेशर डाल रखा है, तो वो पिंच ज्यादा करती है, तभी रेफर करता है। आदि मसल्स के स्पाज्म हट जाए तो ऑटोमेटिक नर्व अपने आप सही होती है। सिंपल, उसको कोई चीज में आप दाब रखे हो, इधर भी है इधर भी है, ये नसें हैं, ये टाइट हो गई तो इसको दबा, ये सबसे बड़ी डिफरेंस है मसल्स के और नर्व की। तो नर्व आप बता रहे हैं वो स्ट्रेच ही नहीं होती है, जबकि जनरली लोग क्या बोलते हैं कि मेरी नस खींच रही है, मसल्स जाती जनरली, नस नहीं जाती। हाँ, लेकिन नर्व की बहुत सारे हैं, आप प्रैक्टिकली जो छोटे लेवल पे देखेंगे वो बोलते हैं नस दबाना। नस कैसे आप दबा सकते हो, तो इंटरनल बात है। बहुत सारे बाबा बैठे हैं बहुत ज्यादा कि जो कि यहाँ से दबा देते हैं, यहाँ से दबा देते हैं। मुझे तो मेडिकल कॉलेज के बाद नहीं मिली कहीं नसें। और जब तक आप डायसेक्ट नहीं करोगे, नर्व पीले कलर की होती है वो निकलेगी। उससे ऊपर तो भेन है, सबसे ऊपर, उससे डीप थोड़ी आर्टरी है। समझाने के लिए क्या बोलते हैं, नस में खून जरा रहे हैं, वो नस नहीं है हमारी, वो भेन है। भेन, आर्टरी, नर्व तीनों का अलग अलग रोल है। आर्टरी हमारी ब्लड सप्लाई देती है, यानी खाना पीना देता है हर एक टिश्यू को, बोन को। भेन ले जाती है, वो देखेंगे नीला है, नीला कार्बन डाइऑक्साइड के कारण है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। अब आप बची नर्व की, हर एक मांसपेशियों को एक एक नस सप्लाई है। कुछ मसल्स हैं जिसको 2-2 मांसपेशियां सप्लाई है, नसें, एक शोल्डर में, एक बटक पे है, जिसको 2-2 नसें देती है। अच्छा, बाकी कि एक बेचारा परेशान हो गया, खत्म हो गया, तो दूसरा से काम चला सकता है। सारे खुशनसीब हो रहे, सबको एक एक है, ये बात है। ओके, जैसे आप जॉइंट्स की मोबिलिटीज के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए? जॉइंट मोबिलिटी के लिए आपको लाइट जेंटल एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे आप फ्लेक्सिबल रहें। वॉक होनी चाहिए,
एक्टिव एक्सरसाइज करो, ओवर स्ट्रेच कभी नहीं करो कि आज टाइम मिला आज 2 घंटे स्ट्रेच कर लिए, दौड़ लगा लिए, नेक्स्ट डे नहीं किए। आप ये देखो प्रोफेशनल छोड़ के जितने भी हैं जो कभी कभी खेलने जाते हैं हफ्ते में, महीने में, वो क्रिकेट खेलना हो, कुछ भी हो, उसका जो फेवरेट गेम, नेक्स्ट डे उसमें से आधी जने इंजर्ड होकर आते हैं। वो जने इंजर्ड नहीं होते हैं जो वार्म अप कर लेके जाते हैं। वार्म अप बहुत जरूरी है। नहीं तो जितने भी प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में हो तो उसको क्यों उतना प्रैक्टिस कराई जाती है? ये रीजन कम से कम इंजरी हो। वार्म अप बहुत जरूरी है। वार्म अप बहुत जरूरी है, इसलिए आप वार्म अप थोड़ी सी लाइट एक्सरसाइज करो, वॉक करो, प्रॉपर न्यूट्रिशन लो। बिल्कुल। तो सबसे पहले मुझे ये जानना है, जैसे हमारा सर्वाइकल हो गया, साइटिका हो गया, माइग्रेन है, ये क्योर किए जा सकते हैं? बिल्कुल क्योर किए जा सकते हैं, आपको 90% तक सही हो जाएगा। 90% तक? हाँ। क्या तरीका है इन्हें क्योर करने का? क्योर करने का तरीका है, पहला आपकी जॉइंट मोबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, पानी की इंटेक अच्छी होनी चाहिए। कभी कभी लोग फास्ट भी बोलते हैं, फास्ट सबकी बस की बात नहीं है। न्यूट्रिशन की बात हो गई, नींद अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रेस कम होना चाहिए, पोस्चर सबसे बड़ा रोल है पोस्चर का। पोस्चर आप मेंटेन रखो। लेकिन कभी कभी बोल देते हैं मेरा पोस्चर सही है फिर भी पेन, तो उसका रीजन है, हो सकती है आपकी ट्रोमेटिक है, मसल्स वीक है, जितनी स्ट्रांग होना चाहिए वो नहीं है। बिल्कुल। आप एवरी हाफ एन आवर में नहीं, 1 आवर में तो पॉसिबल है। आप पोस्चर चेंज करो, बैठे हो थोड़ा सा घूम लो, नेक की मूवमेंट कर लो, ये करना चाहिए। जैसे किसी को नेक पेन है, जिसे सर्वाइकल समझते हैं, एक तो सर्वाइकल बहुत बड़ी चीज है। नेक रीजन एनाटॉमिकल व्यू से बोल दिए कि ये नेक रीजन में दर्द है तो ये हमारी सर्वाइकल हो रही है। जी जी जी। जबकि कम्प्लेक्स है, मांसपेशियों की दर्द हो सकती है, नर्व की दर्द हो सकती है, तब जाके बोनी। और ये कॉन्सेप्ट बनी है सर्वाइकल और सीआईटी का बड़े एज ग्रुप में होती है, ऐसा नहीं है। हाँ, ये बहुत ज्यादा रहता है, कह रहे ये तो एज जब होगी। नहीं, एज रिलेटेड नहीं होती। ओके। ये किसी भी एज में हो सकती है, स्पेशली रेडिकुलोपैथी जिसे सियाटिका होती है, उसी तरह नेक पेन जब स्पाइन में आपकी कंप्रेशन आएगी तो हाथ में आती है। इसको ब्रेकेल्जिया बोलते हैं, उसको सियाटिका बोलते हैं जी। दोनों में आती है और दोनों क्यूरेबल है। लंबे समय तक हमें कॉलर लगा के नहीं घूमना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अब आजकल लोग जिम भी करते हैं तो बेल्ट पूरे टाइम लगाए रहते हैं, क्या वो सही तरीका है? पूरे टाइम क्यों लगा के रखते हैं? या तो कंफर्टेबल नहीं है। आई डोंट नो, मैंने भी कई बार देखा। हम देख रहे हैं कि यदि बेल्ट लगा रहा है तो बार बार रिपीटेटिव इंजरी करा रहे हो तो उसके लिए अच्छी बात नहीं होगी, मसल्स और खींच जाएगी। बहुत सारे सर्जन जब एमआरआई फाइंडिंग देखते हैं तो बोलते हैं जिम जाना नहीं आपको, फिर भी नहीं मानते जाते हैं। मेरे पास 3-4 केस ऐसे हैं जो अपने जमाने में जिम खूब जाते थे, उस टर्मिनोलॉजी बोले मेडिकल टर्म में, उसको बोलते हैं डिजनरेशन चेंज। आप लंबर रीजन छोड़ो कि L4 L5, पूरी लंबर में भी है, डोर्सल में भी है, सर्वाइकल में भी है, सर्जन कौन सी पार्ट की सर्जरी करेगा? और डिजनरेशन जब चेंज आ जाएगी तो आप सुबह में जागोगे तो जागने का मन नहीं करेगा, बॉडी अकड़ जाएगी, रेनी सीजन में अकड़ जाएगी। और उस समय उसकी एज उतनी भी नहीं होती, किसी की एज 30 है 35 है, होल लाइफ चलाने हैं, तब जिंदगी भर एक्सरसाइज करो, न्यूट्रिशन लो, फिर भी अकड़न रहेगी सुबह में। ये होता है जनरली। ये होता है मैम। एक चीज और, एक मिथ और है कि लोगों का कहना होता है, या तो ये मिथ है या सही, आई डोंट नो, कि अगर बैक में आपके बहुत ज्यादा कर्व होता है तो अगर आप डेड लिफ्ट करते हो या कोई आप नीचे झुकने का जो भी कार्य करते हो तो आपको पेन होगा ही होगा, तो ये मिथ है या सच में ऐसा होता है? सर मैम, कर्व होने की रीजन है, उसको बोलते हैं लॉटोटिक कर्व जी, कि आपकी रिड्यूस हो गई या इंक्रीज हो गई। रिड्यूस जनरली जो आती है, मसल्स आपकी स्टीफ हो गई तो आपकी लॉटोटिक कर्व है ही नहीं। ठीक है, मसल्स टाइट है, उसे आप क्योर करो, तब डेड लिफ्टिंग करना जी। या कर्व ज़्यादा हो गई, वो आगे झुक के नहीं बैठा, सहारे से बैठ रहा है, बैक और फ्लैट हो गई तो कर्व ज़्यादा है, तो उसको आगे झुकने से स्ट्रेच कर करके थोड़ा सा मेंटेन होगा। ओके। लॉटोटिक कर्व जब बढ़ जाए तो उस समय एक्सटेंशन करेगा तो और बढ़ेगा, तो उसको रिवर्स करना पड़ता है। उसके भी तरीके होते हैं। उसके भी तरीके हो। ओके। सियाटिका वाले बहुत सारे केस ऐसे देखेंगे,
एक ही आसन, यानी योगा वाले के टर्म में देखा जाए एक ही आसन बोलते हैं बिना देखे कि भुजंग आसन करो। भुजंग आसन नहीं, आप पहले डायग्नोज करो। जो आपके नियर अबाउट में अच्छे थेरेपिस्ट हैं, ऑर्थोपेडिशियन है, कि जब आपकी मसल्स इन्वॉल्व है केवल, तब तो आप भुजंग आसन करके काम चला सकते हो क्रोनिक में जी। जब आपकी रीढ़ की हड्डियां एक आगे पीछे हो गई तो भुजंग आसन से बढ़ेगी, आगे चली गई है, आप और एक्सटेंड कर रहे हो और पेट की तरफ जाएगी। होता ही है, ये होता है। या कैनाल स्टेनोसिस है, होल कम हो गई, आप एक्सटेंड करोगे वो पिंच होगा तो और पेन बढ़ेगी। इसलिए एक्सरसाइज आप इनिशियल कर रहे हो, देख लो पेन बढ़ रही है तो नियर जो भी आपके अच्छे थेरेपिस्ट हैं उनसे आप कंसल्ट करो। जैसे मान लीजिए जिम करते टाइम, जिम की बात करें, ज़्यादातर लोग फिजियोथेरेपिस्ट या कोई स्पोर्ट्स खेला है उनको ज़्यादा नीड होती है, उनके दिमाग में यही होता है हमें तो फिजियोथेरेपिस्ट तभी चाहिए। तो कहीं पर भी बॉडी में क्रैम्प आ जाता है तो तुरंत कहते हैं इसको वर्कआउट करो, उसकी एक्सरसाइज करो। क्या तुरंत वर्कआउट करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, आपको जैसे मसल्स क्रैम्प आए उसको रेस्ट दो। ओके, सबसे पहले रेस्ट ही दे दो, छोड़ना पहला काम रेस्ट जी। यानी उसको मेडिकल टर्म में यूज करते हैं राइज, रेस्ट, एलिवेट, आइस, यानी 3-4 काम आप करो, उसको पहला काम रेस्ट दो। रेस्ट करने का तरीका है, यदि आप मूवमेंट कर रहे हैं तो सपोर्ट लगा दो, आइसिंग करो, ग्रेविटी से एलिमिनेट करके रखो कि हाँ यहाँ दर्द है, ऐसे नहीं रखेंगे, यहाँ से बेंड करके रखो, कुछ तो पार्ट ग्रेविटी से एलिमिनेट हुआ। ये चीजें हो। बिल्कुल। तो ऑडियंस हमें देख ही रही है, तो अगर कभी भी क्रैम्प आता है बॉडी में, चाहे वो वर्कआउट करते हैं नहीं करते हैं, तो आपको तुरंत इमीडिएटली आपको एक्शन मतलब रेस्ट लेना है। बिल्कुल रेस्ट। जैसे डॉक्टर साहब हमें बता रहे हैं, कुछ माइग्रेन की होम रेमेडीज भी होती होंगी या कुछ है घर से कुछ लोग करना शुरू कर दे, कुछ आप शेयर करना चाहें? माइग्रेन में मैम बेसिक वो पहला काम स्ट्रेस कम करे, ठीक है, वाटर इनटेक ज़्यादा ले। बहुत सारे जने कॉफ़ी चॉकलेट ज़्यादा खाते हैं, फीमेल स्पेशली, उसको ज़्यादा होती है माइग्रेन, सिम्टम इंक्रीज कराती है मैम। जनरली लोग जब हेडक होता है तो कहते हैं यार मेरा हेडक हो रहा है, या तो चाय दे दो या कॉफी दे दो, और इंक्रीज होती है, उससे बढ़ता है। बढ़ता है। यदि माइग्रेन है एक्चुअल अगर तो नॉर्मल कॉफ़ी पेन लो है तो फिर नहीं। ओके, यदि चाय कॉफ़ी ले, चाय कॉफ़ी में है क्या, निकोटीन है, कैफीन है ना, राइट, तो हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट करती है। आप वो कैफीन को छोड़ो, सिंपल खीरा है, खीरा जहाँ से लगती है प्लांट से, उसकी पार्ट जो हटा के फेंकते हैं, उसको एक बार टंग पे लगा के देखना, अच्छा मजे आ जाएंगे। कॉफी की तरह काम करती, तीता लगता है, यानी हमारे स्टिमुलेट हुआ ना ब्रेन, तो थोड़ी देर के रिलैक्स हुआ, तो सेम वो कैफीन है। हम हैबिचुअल होते हैं तो इसलिए चाय कॉफी पे लगे, चाय कॉफी हमेशा कहता है। लेकिन जिसे माइग्रेन है, कॉफी या चॉकलेट से वो ट्रिगर को बढ़ाएगा, ट्रिगर पॉइंट होती है, वो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम है। ओके, तो उसके लिए माइग्रेन के लिए सबसे आसान तरीका है नींद अच्छी ले, स्ट्रेस कम ले, प्रॉपर एक्सरसाइज किसी अच्छे थेरेपिस्ट के सुपरविजन में कराए। ओके, फिर बाद में जब होता है, ऐसा नहीं कंटिन्यूस आप उनके पास फिजियो के पास जाओगे, 2-4 सेशन 5 सेशन अकॉर्डिंग टू नीड वो कराओ, फिर आप 10 दिन 15 दिन में जाके आप ले सकते हो। ओके, जैसे मान लीजिए हमने सेशंस ले लिए, क्या कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन भी है जो माइग्रेन, साइटिका एंड इनमें ले सकते हैं? आयुर्वेदिक मेडिसिन का इसका नॉलेज मुझे नहीं कि आयुर्वेदिक कुछ काम करती है, लेकिन ये आयुर्वेद की मेडिसिन तो किचन मेड है, रियल किचन मेड, राइट, किचन मेड है। हाँ, तो वो तो ऑलरेडी जितने भी फीमेल है, माताएं हैं, सबको पता है हाँ, कि कॉफी में क्या डालनी है, एक्स्ट्रा चाय में क्या डालनी है, वो पी लो, मजे आ जाएंगे। बिल्कुल, जब हम किसी डॉक्टर के एज ए थेरेपिस्ट, एज ए फिजियोथेरेपिस्ट का कायरोप्रैक्टर का कोर्स आते है एलोपैथ में, उसमें आपको एडवाइस नहीं की जाती है, ना मानते भी बुक में कहीं नहीं होती है कि आप एलोपैथ के छोड़ के आप हेमोपैथ की दवाई वो दवाई वो दवाई, लेकिन हाँ योगा इसके पैरेलल है फिजियो के। क्या आप जैसे पेन रिलीफ कर देते हो, आप योगा समझ के आप एक्सरसाइज करो, जहाँ मैं छू रहा पेन फ्री हुआ, आप उनके साथ जुड़ जाओ, बिल्कुल, तो उससे आपकी कम से कम नीड पड़ेगी मेरी कि बॉडी फ्लेक्सिबल करके रखेंगे ना, राइट, तो उसका रोल है। मेडिसिन का क्या रोल मुझे नहीं पता।
बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब एक चीज़ और, वर्कआउट के बाद जो जिम जा रहे हैं, योगा कर रहे हैं, योगा वाले तो स्ट्रेच करते ही करते हैं, जो वेट ट्रेनिंग करते हैं क्या उनको स्ट्रेचिंग करना कंपलसरी है? मैम जिम जाने का तरीका है, पहले जाओ तो वार्म अप करो, राइट। वार्म अप कर लिए, थोड़ी सी एक्टिव करो, फिर कार्डियो कर लो, फिर आप वजन उठाओ तो वजन उठाओ, उसके बाद फिर से स्ट्रेच करो। स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है मैम। यदि वेट आप उठाए हो, मसल्स थोड़ी सी टाइट है, छोड़ के आप चले गए तो उस समय पता नहीं चलेगा, हो सकता है ओवर वेट उठा लिया तो नेक्स्ट डे आपको पेन होगा। बिल्कुल। अब वेट ट्रेनिंग में कहीं ना कहीं हम अपनी मसल्स को स्ट्रेस तो देते ही देते हैं ना, तो उसे रिलीज करने के लिए स्ट्रेचिंग आई थिंक मस्ट। नहीं, मसल्स को तो आप धीरे धीरे ट्रेन कर रहे हो ना। राइट। तो ट्रेन कर रहे हो तो उसके लिए इजी है। जैसे आज कोई जन ने शुरू किया, सेम एक्सरसाइज को 10 से 15 दिन रखना चाहिए। 10 दिन हमारी प्रिंसिपल बोलते हैं डिलॉन कि 10 सेशन के बाद आप चेंज करना चाहिए। जबकि न्यूरोलॉजिकल देखें एडेप्टेशन 15 दिन में आपको बॉडी अडेप्ट करती है उस चीज को, 15 दिन के बाद ही चेंज होती है। ओके। मतलब कह सकते हैं कि अगर कोई एक एक्सरसाइज कर रहा है तो उसे कंटिन्यूसली 15 डेज सेम रखना है, फिर उसके बाद उस चीज को चेंज ऐसा नहीं कि आज 10 रिपीटेशन किए, 2 दिन के बाद फिर 10 रिपीटेशन बढ़ा दिए तो मसल्स को फटीग हो जाएगी। हाँ, फटीग होती है ना। मोस्ट ऑफ लोग यही तो करते हैं, पहले 10 सेशन कर 10 रैप मारते हैं, फिर उसके बाद 15, फिर 20। रिहैब में टाइम लगता है। जैसे मेरे में कायरोप्रैक्टर में कुछ देखते होंगे अलाइनमेंट से ऐसा नहीं कि जड़ से हम खत्म कर देते हैं जी, कि नेक को ऐसे पुल किया, कट किया, आवाज आए, साउंड आना जरूरी नहीं है, वो फिजियो की मैनिपुलेशन से होती है। तो क्रिप्टा साउंड आएगी, क्रिप्टा साउंड तभी आएगी जब आपकी बॉडी रिलैक्स है। जैसे नॉर्मल जने को आए हैं, उसको कुछ नहीं है, तो उसके ऊपर आप जिस जॉइंट से आप निकलना चाहो साउंड आ सकते हैं। लेकिन कोई है नेक पेन, सीवियर नेक पेन आया, नेक बिल्कुल ऐसे है, कैसे पॉसिबल है? तो दो कहाँ पे उसका हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता। लेकिन हम वीडियो देखते हैं तो वो देखते हैं फटाक से आती है, एक आवाज आती है, एक आवाज आती है, तो वो 2 सेशन 4 सेशन के बाद होती है। ओके। आपसे बात करने के मुझे यही समझ में आया कि एक सही फिजियोथेरेपिस्ट होना बहुत जरूरी है, सही जानकारी दी जाए, सही नॉलेज होना चाहिए कि आप पेशेंट को कम्युनिकेट कर पाओगे। आपकी मसल्स की रोल है। हाँ। आज कोई कायरोप्रैक्टर के पास गया, वो स्पाइन को अलाइनमेंट कर दिया, क्रिप्टा साउंड आ गई, ठीक है, पेन थोड़ी देर के लिए चला गया, क्या लगता है वो सही रहेगा? नहीं, आपकी मसल्स वीक है, उसको रिट्रेन करो। ओके। मसल्स रिट्रेन हुई, न्यूट्रिशन की कमी है वो पूरा करो और मेंटेन रखो, तो उससे पोस्चर भी सही रहेगा, जॉइंट मोबिलिटी भी सही रहेगी, बीमार कम से कम पड़ो। ओके। और एक ही पेशेंट को हम रोज कायरोप्रैक्टिक कर रहे हैं या मैनिपुलेशन कर रहे हैं तो बोन भी तो इंजर्ड होगी। बिल्कुल। तो उसकी भी तो एक लिमिटेशन है। बॉडी के साथ ज़्यादा अभी के डेट में नया ट्रेंड चला हुआ, आए दिन देखता हूँ पेशेंट खुद हमारा एक्सरे करा के लिए आते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन नहीं कराना चाहिए। उसका रीजन उसे लग रहा है हमें नेक पेन है, तो करा के देख लेते हैं ना क्या हो गया जी। मैम एक्सरे जो है ना बोनी पार्ट है देखने के लिए, ना कि मसल्स। आपको मसल्स में स्पाज में है, एक्सरे करा क्या कर लोगे? कुछ नहीं, उसमें तो हम कहीं ना कहीं वॉन्स को हम देख रहे होते हैं। वो एक्सरे एक ही चीज दिखाएगा, आपकी जो कर्व है लॉर्डोटिक कर्व नेक या बैक की, वो स्ट्रेट हो जाएगी। मसल्स जैसे टाइट होगी सीधा हो जाएगी, तो लॉर्डोटिक कर्व आपकी स्ट्रेट हो गई, स्ट्रेंथन है, बस। वो तो मसल्स लूज करोगे ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। अननेसेसरी रेडिएशन तो होती है, एक्सरे का भी रेडिएशन है, MRI का भी है, कॉस्ट छोड़ो सेकेंडरी है। उसी तरह MRI 3-4 चीज कंडीशन में कराते हैं जी। अभी पेन से रिलेटेड है, जैसे आपको एटेंडम पेन हुआ है, पैर में जहारी दर्द बिना चोट लगाए हुआ है, आप MRI करा लो, तो पता हो गया कि वर्कआउट नहीं किया हूँ 2-4 महीने से और आ रही। दूसरा इन्फेक्शन की डर होती है, वही रीजन है कि एटेंडम पेन आई। दूसरा सीवियर एक्सीडेंट हुआ है तो कराना चाहिए। MRI CT स्कैन जो आपको डायग्नोज करते हैं सर्जन फिजिशियन, तब कराना चाहिए। अननेसेसरी नहीं कि आज कमर दर्द हुआ आज हम MRI करा देंगे। वॉच करो। हाँ, आजकल वेट कहाँ करते हैं, वो तो उनसे जल्दबाजी रहती है। हम 3 दिन तो पेन, आपको 72 आवर लगते हैं रिजॉल्व होने में पेन। आज किसी को दर्द हुआ,
कि जिम गया, जिम में वजन थोड़ा सा उठा लिया, दर्द हो गई, अटेंडम छोड़ दिया, कोई जन ने उसको बोला रेस्ट कर ले, गया रेस्ट करने, वो पैनिक ना हो, आराम से घर में रेस्ट करे, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, 3 दिन बाद ओके हो जाएगा। बिल्कुल। अगर कोई फर्स्ट टाइम जिम आई थिंक ज्वाइन करता है जो हमें सुन रहे होंगे, तो वो कुछ दिन तो आपके पेन रहता ही रहता है जर्नी नहीं में। मैम, पेन तब होती है आपकी बॉडी अलाउ कर रही है 10 रिपीटेशन, हाँ, आप उसके 50 रिपीटेशन दिला रहे हो, 100 दिला रहे हो, तो पेन होता है। तो पेन होगा। ओके। वो लोग तो इंडिविजुअल असेसमेंट नहीं करते ना, हम्म। असेसमेंट नहीं किया तो कॉमन है, ये 10 रेप कर लो, 20 ये कर लो, 30 वो कर लो, तो ओवर हो जाएगी। ओवर होते ही शायद वो पेन ज्यादा हाँ, होता है। थोड़ी सी ज़्यादा है तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में थोड़ी बहुत रहेगी, फिर चला जाएगा। वो तो उसको देखो, वो कंटिन्यू करे, इसलिए बोलते हैं उसको, अरे पेन थोड़ा सा रहेगा, आते रहो आते रहो आते रहो। प्रोटीन जो दिलाते हैं, प्रोटीन टाइप ऑफ एनर्जी है, तो पेन ऑटोमेटिक सबसाइड होगी। ओके। ये चीज़ है। तो कहीं ना कहीं ये सारे लोगों को जानकारी भी नहीं थी कि पेन हमेशा यही होता है, जिम के बाद तो 10-12 दिन पेन होता ही होता नहीं है। नहीं मैम, डिपेंड करती सिविरिटी। ओके। यदि पेन रेडिएट कर रहा है, सिविरिटी लग रहा है कि ज़्यादा है, तो उसको 2 से 3 हफ्ते वेट लिफ्टिंग नहीं करना चाहिए। और भी तो एक्सरसाइज बची है करने के लिए। आप जिम जाओ, 3 दिन बाद जिम जाओ, अपर लिम कर लो, कार्डियो कर लो, ट्रेडमिल चला लो, क्वाड्रिसेप्स चेयर होती है, नी एक्सटेंशन कर दो। कहाँ आप खाली रहे, अब तो काम किया ना, बिल्कुल बॉडी ने काम किया प्रॉपर। फिर बैक को नहीं छेड़ा, ये होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करते। एक होता ना, देख के जिम में फिर एक दूसरे को देख के। फीमेल स्पेशली ना प्रॉपर डाइट लेती है, हाँ, ना न्यूट्रिशन लेती है, उसको ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। फीमेल्स कहीं ना तो प्रोटीन्स पे ध्यान देते हैं। फीमेल के साथ तो परेशानी भी है ना मैम, फर्स्ट हस्बैंड, सेकेंड बच्चे, थर्ड अपनी बारी, राइट, इसलिए दिक्कत। बिल्कुल। तो डॉक्टर अनिल सर, जैसे हमारे जो व्यूअर्स हैं हमें देख रहे हैं, उनसे आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे उन्हें? मैसेज मैम ये देना चाह रहा हूँ, सर्वाइकल दर्द में पैनिक ना हो, 2 से 3 दिन उसको रेस्ट दो, या तो आप सपोर्ट लगाओ, जिसे सर्वाइकल कॉलर आती है जी, या टेप, सिंपल टेप भी लगाने के लिए आसान है, हेयर हटा कर आप लगा सकते हो। ठीक है। तीसरी चीज़ें, रेस्ट दिए तो ठंडी सिकाई लगाओ, तो पेन 3 दिन के बाद आपको लग रहा है नहीं जाना, फिर आप नियर जो भी अच्छे थेरेपिस्ट है, आपको लग रहा है ऑर्थोपेडिशियन से दिखाना तो दिखाओ, अपने मन से एक्सरे नहीं करो। दूसरी जो मिसकॉन्सेप्ट बनी है, तो आज मुझे गर्दन दर्द है, कोई बता दिया सर्वाइकल हो गई तो पिलो हटा देना है। पिलो कब हटाना चाहिए, कब नहीं हटाना चाहिए, ये देखो। यदि आपकी दर्द किसी एक साइड में है तो आप पिलो यूज करो, अकॉर्डिंग टू शोल्डर और नेक के बीच की गैप कितना है उसके अकॉर्डिंग वो आप यूज करो, तो आप आराम से सो पाओगे। नहीं तो हाथ ऐसे रखने पड़ेंगे, वो नहीं करो। ठीक है। उसी तरह बैक पेन है, सियाटिका जो बोलते हो, आधी रेडिएट नहीं हुई तो पेन रिजॉल्व जल्दी हो जाएगी। आप आराम करो, कोल्ड पैक लो। पेन ज़्यादा लग रही है तो घुटना दोनों मोड़ लो, रिलैक्स होकर लो। तो 3 दिन के बाद आप कहीं दिखाने के लिए सोचो, एमआरआई सोचो, उससे पहले नहीं सोचो। 3 दिन तक प्रॉपर 3 दिन आप रेस्ट दो। सीवियर है तो, माइनर है तो बेल्ट लगाओ, काम करो। ओके। क्यों, जॉइंट तो लॉक हो ही जाएगी। प्रॉक्सिमल जॉइंट यदि बैक है तो बैक के नीचे ऐसा ही जॉइंट है तो उसको लॉक कर दो। नेक है तो नेक पूरी यहाँ से इन्वॉल्व कर दो। शोल्डर की मोमेंट रोको, ओवर स्ट्रेच नहीं करो। ये तरीका। मेरी एडवाइस है, पेन यदि होती है, नेक पेन हो, बैक पेन हो, पैनिक ना हो, 2 से 3 दिन आप रेस्ट दो उसको। उस समय आप कॉलर लगाओ, टेप लगाओ, ठंडी सिकाई लो। ये कॉन्सेप्ट बनी पड़ी है, सिकाई गर्म लेना है, ठंडी लेना है। इनिशियल सूजन है तब ठंडी सिकाई लो, गर्म सिकाई नहीं लो। 3 दिन के बाद आप गर्म सिकाई ले सकते हो। अगेन थैंक यू सो मच। और डॉक्टर साहब, जैसे हमारी ऑडियंस आपसे मिलना चाहे तो कहाँ मिल सकती है, आपका फुल एड्रेस? मिलने के लिए ये हरगोविंद इनक्लेव 120 नंबर में, जो कि दिल्ली 92 में नियर करकरडुमा मेट्रो के पास है। दूसरी ब्रांच ये कृष्णा नगर में है, जो D/24 में है, नियर अबाउट शिव मंदिर के पास है। आप फ़ोन भी कर सकते हैं। फ़ोन नंबर 8800664117 है।
एनी टाइम आप क्वेरी ले सकते हो। बिल्कुल, बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और डॉक्टर साहब का नंबर और क्लिनिक का एड्रेस आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। ओके, तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, कैसे इन्हें क्योर किया जा सकता है। जो बहुत सारे मिथ हैं कि साइटिका को क्योर नहीं किया जा सकता, सियाटिका बिल्कुल क्योरेबल है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि एक तो सही जानकारी होनी चाहिए सबसे पहले, और एक गाइडेंस आपको मिलनी चाहिए कि ये हो क्यों रहा है, इसका होने का कारण क्या है और इसे कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। और सबसे पहले तो डॉक्टर साहब के चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस पॉडकास्ट को शेयर कर दीजिए। हो सकता है ये आपकी नहीं, किसी सामने वाले की भी नीड हो सकती है, उसे बेनिफिट हो जाए। और जो भी इंस्टाग्राम पे हमारी रील्स को देख रहा है तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं एक नए एपिसोड में। जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय श्री राधे राधे राधे। थैंक यू सो मच।